राजीव प्रकाशन से फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह केवल आपके बोर्ड एग्जाम से ही नहीं, जब तक आप एग्जाम की दुनिया में रहेंगे तब तक आपको इस चैप्टर से सवाल खखोर खखोर के पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तो जवाब देना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी जिंदगी के कामयाबी का फैसला और आप किस पद पर पदासीन होंगे, ये फैसले गणित के सवाल ही करते हैं। अन्य सवाल भी करते हैं, लेकिन मैं जिसे पढ़ा रहा हूं मैं तो उधर की तरफ ही आकर्षित आपको करूंगा। क्लास 9th राजीव प्रकाशन या क्लास 9 किसी भी प्रकाशन का हो, उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम्स एक अपने आप में नंबर्स की पूरी हिस्ट्री को ही बयां करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि नंबर सिस्टम्स में क्या नंबर्स के बारे में वो सभी जानकारियां हैं जो नंबर्स अपने प्रॉपर्टीज को लेकर एक जगह विद्यमान है। मतलब ये है कि आप नंबर सिस्टम की सहायता से, यानी इस चैप्टर की सहायता से, इस चैप्टर्स में यानी नंबर से संबंधित जितने नंबर्स होते हैं, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज होती है, जितनी क्वालिटी होती है, उस चैप्टर के अंतर्गत सारे क्वालिटी और सारे उनकी प्रक्रियाओं और उनके अनुप्रयोग को भी हम लोग पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन आपको 9th-10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ना है, तो आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। एडवांस भी हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि हम जो भी पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर तरीका से बेसिक पढ़ेंगे, कि जो भी लिखना है उसके परिभाषा के साथ पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, और लास्ट में उसके जो एक्सरसाइज दिए हैं, आपको उनका अनुप्रयोग दिया है, उसको भी पढ़ना है। उसको तो आगे पढ़ना है, अभी तो आपको क्लास स्टार्ट हुआ है। जब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, नंबर सिस्टम वास्तव में बड़ी इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि नंबर सिस्टम्स जो है वो लगभग हम लोग अब तक जितनी क्लास में लोअर स्टैंडर्ड में 6, 7, 8, 9 में तो हम लोग है ये हैं, 8 तक में आप लोगों ने देखा होगा, जितने हम लोग मैथ में देखते हैं सब नंबर का ही खेल रहता है। बहुत सारा नंबर, जैसे आप प्राकृतिक संख्या का नाम सुने हैं, परिमेय, परिमेय कक्षा 7 में है, इस तरह के नंबर्स को सुने हैं। हम लोग एक साथ इसके चार्ट को पढ़ेंगे। आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित चार्ट को दिखाएंगे, लगाकर पूरे चार्ट इसका तैयार करेंगे कि कितना नंबर सिस्टम्स है, और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग केवल चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ट का मतलब हम केवल आज स्पीच देंगे, लेक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे और सबका परिभाषा समझाएंगे, सबका मतलब समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके परिभाषा को लिखेंगे। मतलब लिखेंगे मतलब आज हम आपको याद करवाएंगे बोलकर। आप जहां भी हो, जैसे भी कंडीशन में, यदि आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पूरे मूड मिजाज के साथ पढ़िए कि आपको पढ़ना है। आगे पीछे नहीं देखना चाहिए कि आगे पीछे कौन है, मैं कैसा एक्टिविटीज कर रहा हूँ। जब आप पढ़ें तो एक स्टूडेंट की एक्टिविटीज रहे, एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी रहे। अब भुला जाइए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना है तो बोल बोल के पढ़ना है, मन में पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, लेकिन आपको बोलना है, सीखना जरूर है। जिस दिन आप जैसे छोटे थे तो जिस तरह से आप पढ़ते थे बोल कर रट कर, आज भी उसी तरह से पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, क्योंकि आप जिस हैबिट से पढ़ते आए हैं उसी हैबिट में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी किताब तो बहुत दूर की चीज है, अभी मैं तो आपको हर एक संख्याओं के बारे में लिखवा लूंगा, सारे नोट्स लिखवा लूंगा, सारे प्रॉपर्टीज लिखवा लूंगा, कितने बाउंडेशन है, क्या का तथ्य है, ये सब हम लोग जब पढ़ लेंगे कंप्लीट, हम लोग को लगेगा कि नहीं, क्लास 9th और क्लास 10th के लेवल का संख्या पद्धति कवर हो गया है, तब हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नाम से ही समझ में आ रहा है कि संख्याओं के सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति का मतलब इंग्लिश में क्या है, नंबर सिस्टम्स। एक बात को याद रखें, यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो ये आप ही के लिए है, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो भी आप जरूर सुने इस बात को।
आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि केवल आपको हिंदी में ही जानना जरूरी है। जो मूल शब्द होते हैं, जो मेन हेडिंग्स होता है, कम से कम उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। भले पूरे अनुवाद का पूरे वक्त जो भी लिखवाया जाता है परिभाषा और डिफिनेशन को ऑल टू ऑल इंग्लिश ना आए, बट मेन जो हेडिंग होता है, हाईलाइटेड होता है, उसको आपको अंग्रेजी में पढ़ना याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमाना बहुत आगे जा चुका है और लोग तरह तरह से मिलते हैं। तो आपकी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी न जानकारी होने की वजह से आप वहां पे थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी महसूस कर लेते हैं, कमजोर महसूस कर लेते हैं। तो याद रखें, संख्या पद्धति अगर कोई आपसे पूछे या नंबर सिस्टम पूछे, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसका इंग्लिश है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। मैं एक ही बात को 10 बार क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप बार बार उसे सुने, और कहा जाता है कि सुनने से बहुत जल्दी याद होता है। तो मैं बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि आपको लगे कि नहीं हमको इसको पढ़ना है। तो संख्या पद्धति को क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि संख्या पद्धति है क्या? संख्या पद्धति क्या चीज है भाई? तो संख्या पद्धति को परिभाषित किया जाएगा एकदम आम वर्ड में। आपको मैं जो बता रहा हूं उसका परिभाषा बिल्कुल सटीक और बेहतर भी है और ठीक भी है। एक लाइन का है, आप याद भी कर लोगे। तो संख्या पद्धति का जो डिफिनेशन आता है उसे कैसे समझेंगे? तो संख्या पद्धति का जो डिफिनेशन होता है, कहा जाता है कि संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को, ध्यान से सुनिएगा और साथ में बोलिएगा भी, संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया संख्या पद्धति कहलाती है। फिर से सुनिए, संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को, संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स कहलाता है। इसमें क्या बताता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम्स ये बताता है किसी भी संख्या को किस प्रकार लिखा जाए और संख्याओं का नामकरण कैसा होना चाहिए, उसके क्वालिटी, उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। क्योंकि संख्या पद्धति में बहुत सारे संख्या हैं, तो उन सारे संख्याओं के अलग अलग नाम है और अलग अलग नाम के हिसाब से अलग अलग परिभाषा है। तो उन संख्याओं का अलग नाम होना चाहिए, अलग व्यवस्था होना चाहिए। तो संख्या पद्धति क्या करता है कि उन सारे संख्याओं को क्वालिफाई मतलब क्वालिफिकेशन, वर्गीकरण करने में बहुत सहायता करता है। यह संख्या पद्धति ही बताता है कि कौन सी संख्या किस वर्ग में जाएगा, जिसमें बहुत सारे संख्या पढ़ते हैं, जैसे परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक, या उसे अवास्तविक भी बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। फिर उसके बाद प्राकृतिक में आ जाता है सारे सम, विषम, भाज्य, इन सब का जो वर्गीकरण है किसमें मिलता है? संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति की परिभाषा क्या है? संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में मुख्यतः हम 3 प्रकार के संख्याओं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको केवल एक ही संख्या पढ़ना है, बाकी 2 संख्याओं का यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में। 11th में जब जाएंगे तो आपको कंपाउंड नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या आपको वहां पे मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे क्या आपको प्राप्त होता है, वहां पे सम्मिश्र संख्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बस जानकारी लेंगे, लेकिन उसके बारे में पूरी नहीं पढ़ेंगे। केवल आपको पढ़ना है तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, और नंबर सिस्टम में भी परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय ही पढ़ना होता है। तो परिमेय अपरिमेय पढ़ना है। परिमेय अपरिमेय क्या है? रियल नंबर से। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि संख्या पद्धति क्या चीज है? तो संख्या पद्धति संख्याओं के नामकरण तथा संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में 3 प्रकार की संख्याएं होती है। सबसे पहला संख्या होता है वास्तविक संख्या। पहला क्या होता है? वास्तविक संख्या। सेकेंड होता है काल्पनिक संख्या,
और थर्ड होता है सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वास्तविक संख्या। तीन प्रकार की संख्या है, पहले तीनों संख्याओं का नाम याद होना जरूरी है। तो पहला का क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। पहला क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। संख्या पद्धति में कितनी प्रकार की संख्याएं देखेंगे हम लोग, तीन प्रकार की। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं, इसको अवास्तविक भी कह सकते हो, काल्पनिक संख्याएं। मैंने क्या बोला, इन्हें आप अवास्तविक भी कह सकते हो, या करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक है, ये अवास्तविक है, यानी काल्पनिक है, वास्तविक संख्याएं। तो आपको कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं कि वास्तविक संख्या पढ़ा दिया, काल्पनिक संख्या पढ़ा दिया, कल पूछ दे कि अवास्तविक क्या होता है तो बकलोल की तरह ताके, अवास्तविक तुम जन भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नौटंकी नहीं करना है, आपको हर एक चीज को समझना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है या अवास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या को अवास्तविक कहते हैं, ठीक है। जैसे सत्य असत्य, तो असत्य को झूठ भी तो कहते हैं ना कि झूठ है। तो उसी तरह से वास्तविक संख्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या कहेंगे, या उसे काल्पनिक संख्या बोल देंगे। लास्ट आता है सम्मिश्र संख्या। ये सम्मिश्र संख्या अपने से बनाया गया है। जैसे धान गेहूं और धान गेहूं को मिला दो, एगो नया अनाज उत्पन्न हो जाएगा। गजब का टिटिम्मा रहता है। अब टिटिम्मा नहीं है भाई, मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। जैसे दो अनाज हम जानते हैं, गेहूं और धान, और दोनों का खबर दीजिए, एगो नया अनाज बन गया गेहूं धान। तो मतलब ऐसा ही है, वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं दो ही संख्या होती है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को खबर के को बना दिया गया है सम्मिश्र संख्याएं। खबरने का मतलब मिलाकर। तो सम्मिश्र संख्याएं अलग से नहीं है, इन दोनों का मिक्सर है। अभी हम लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला कि संख्या पद्धति क्या है, एक बार फिर से मैं रटता हूं। मैं बार बार इसलिए रट रहा हूं क्योंकि आप उसे याद रखें और आपके दिमाग में एक आपका परिभाषा जनरेट हो। संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबर्स को सिस्टम में लागू करना। तो इसका परिभाषा भी है कि संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति तीन प्रकार की संख्याएं होती है। संख्या पद्धति में कितने प्रकार की संख्याएं, तीन प्रकार की। पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है, तीसरा सम्मिश्र संख्या है। पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है या अवास्तविक संख्या है, और तीसरा होता है सम्मिश्र संख्या है। आएंगे हम लोग वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कक्षा 7 में आप एगो पढ़ा पढ़े होंगे, तो पढ़ा कर रहे हैं, एक परिभाषा है वास्तविक संख्या का, शायद वहां पे कक्षा 7 में है कि 8 में है। वहां पे बताया जाता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो एकदम इजी वाला परिभाषा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ये परिभाषा है। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वही वाला बात हो गया। पूछेंगे कि जानवर किसे कहते हैं, तो बता देंगे गाय और भैंस को जानवर कहते हैं। गाय और भैंस को क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। कैसा लगा परिभाषा। जानवर किसे कहते हैं, गाय और भैंस को जानवर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एकदम भैया बैठ गया, परिभाषा हो गया। ये परिभाषा छोटे बच्चों को बताया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बट वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ पे कुछ और है। यदि वो वास्तविक संख्या है तो आप एक बात याद रखिए कि वास्तव में जो चीज होता है उसे प्रकट किया जा सकता है। सही कह रहा हूं। अगर वास्तव में कोई नंबर है, वास्तविक का मतलब क्या है, आपको समझ में ही आ रहा है, फील हो रहा है कि वास्तविक का मतलब वास्तव में, और जो वास्तव में होगा उसे प्रकट किया जा सकता है, विजुअल किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो गणितज्ञों ने इसका परिभाषा बहुत ही बेहतरीन दिया है। बोला उन्होंने वास्तविक संख्या का परिभाषा यह दिया कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन नंबर्स को यानी जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आप कहीं भी हो, आप साथ में बोलने का, एक बार मैं जब बोल लेता हूं दोबारा बोल रहा हूं तो आप भी बोलने का प्रयास करें और याद करें मैंने क्या बोला। वास्तविक संख्याएं का परिभाषा,
वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उसका परिभाषा अब यहाँ पे वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है। अब हम यहां से आगे बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका परिभाषा यदि आपको आ गया तो इसका परिभाषा में केवल निगेटिव लगा के बोल देना है। अब जानते हैं कि इसका अगर वास्तविक नाम है, इसका अवास्तविक नाम है, तो बिल्कुल है, अगर इसमें हाँ है तो इसमें ना होगा, यही ना होगा। तो इसका परिभाषा याद कीजिए, इसका अपने आप उड़ा देंगे। कैसे? वास्तविक संख्या का परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो भैया काल्पनिक संख्या का परिभाषा, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। कितना इजी है, एगो याद करो, एगो फ्री में, मतलब वही वन बाई वन गेट वन, कैसे को होता है ना, सेल करने वाला कहता है 2 गो खरीदो 3 गो ले जाओ। यहाँ भी वही मतलब है, एगो याद करो एगो एक्स्ट्रा में याद हो जाएगा, एगो याद करो एगो एक्स्ट्रा में याद हो जाएगा। बड़ा आसान रहता है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है कि कुछ कुछ ऐसा परिभाषा करते हो दे दिया हमको कि कुछ करना नहीं, आराम से याद करो, ये अपने याद हो जाएगा। है तो मतलब इसका कुछ है नहीं, बताया ना मैंने कि खबरना है बस। तो इस दो को याद कीजिए। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या का मतलब जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और समिश्र संख्या कहेंगे कि वास्तविक संख्या तथा वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? समिश्र संख्या। वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को समिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिलाने पर क्या मिलता है? समिश्र संख्या मिलता है। तो कहेंगे कि वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? समिश्र संख्या है। तो कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं के समूह को समिश्र संख्याएं कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और समिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को समिश्र संख्या कहते हैं। बहुत इजी है, आगे बढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है, इन दोनों को तो पढ़ना नहीं है, इन दोनों को पढ़ना नहीं है। मैं इनका एग्जांपल्स बताऊंगा। मैंने बोला कि पहले हम लोग चार्ट तैयार करेंगे और इस कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में इनके डिफिनेशंस को हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भी मैं लिखूंगा। और मैं अगर आप चाहे तो आज ही नोट बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ कल वही लिखवाऊंगा, तो आप लिख भी सकते हो। सबसे अच्छा ये रहता है कि आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें और रट कर यहीं पे याद करें, उसके बाद वीडियो को पूरा देखने के बाद बंद करें और कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और हेडिंग डालकर अपने से चार्ट ही दिमाग में बैठा लें और सबका हेडिंग डाल के परिभाषा अपने से लिखें, तब मजा आता है इसलिए पढ़ाई का। तब अपने आप को आजमा सकते हो कि आप भी माइंड रखते हो कि आप देख कर सुनकर याद कर सकते हो। ऐसे पढ़ाई होती है, बहुत मजा आता है पढ़ाई पढ़ने में। इस तरह से कि आप पहले देखें और नोट्स अपने से तैयार करें। जिन बच्चों को नोट्स अपने से तैयार करने का तरकीब पता है भाई, पूछना ही नहीं है। वास्तविक संख्या है तो इनके वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, समिश्र संख्याओं के डिफिनेशन को हमने जान लिया है। हमने कहा कि आपको मेन जो भी हेडिंग्स है उनकी इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप बुक भी आप देखेंगे तो उस बुक में भी उसके नीचे उसके इंग्लिश मीनिंग्स को दिया है। तो कहीं ना कहीं आपसे अगर पूछ लिया जाता है इंग्लिश में ही कि नंबर सिस्टम्स को, जैसे आपने जान लिया कि संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम कहते हैं, तो वास्तविक संख्या को भी तो पूछ लेगा कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो याद रखेंगे वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? रियल नंबर्स। नंबर्स क्यों लिखा जा रहा है? नंबर्स का मतलब बहुवचन में संख्याएं हैं, तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ये है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं,
ये रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है। याद रखना, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलना है? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्याओं को क्या बोलना है? काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या बोलना है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। और समित संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर। समित संख्या क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स और समित संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह से आपने वास्तविक संख्याओं के डिफिनेशन, काल्पनिक संख्या के डिफिनेशन, समित संख्या के डिफिनेशन और इनके इंग्लिश जान लिया आप। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, आप वीडियो को दो बार तीन बार देखेंगे तो मेरी गारंटी आपको याद हो जाएगा, यदि आप सही से देख रहे हैं तो सुनकर। क्योंकि आप जब पूरे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका माइंड एकदम क्या हो जाता है, जो सेंसर होते हैं वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है उसकी तरफ, तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व होता है कोई भी चीज। तो हमने बताया कि आपको काल्पनिक संख्या और समित संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो केवल रियल नंबर्स पढ़ना है। 10 क्लास में जब आप जाएंगे ना वहां पे, तो आपको वास्तविक संख्या से ही चैप्टर स्टार्ट मिलेगा, संख्या पद्धति से नहीं, रियल नंबर से मिलता है। तो वास्तविक संख्याओं से ही स्टार्ट होता है हम लोग का मेन, और इसी को ही पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं जो होती है वह दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। संख्या पद्धति में संख्या कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, या वहां पे तीसरा समित संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हो। समित संख्या को आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या बोलते हैं। पहला आता है परिमेय संख्या। क्या है भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे। यहां परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बचपन के ऐसा याद कराया जाता है छोटकन की। अगर उन सबको वास्तविक संख्या परिभाषा बताना तो कहा जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। बिल्कुल, परिमेय और अपरिमेय ही मिलकर तो वास्तविक संख्या है ना। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे। उससे पहले आप इसके इंग्लिश को समझिए। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर्स। आप अक्सर सुनते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। सेकेंड आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। अपरिमेय को इरेशनल नंबर। परिमेय को याद कीजिए, आइए अपने आप हो जाएगा। इसमें इस परिमेय को क्या बोलना है? रेशनल। अपरिमेय को इरेशनल। परिमेय को रेशनल, अपरिमेय को इरेशनल। तो याद हो जाएगा, परिमेय संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो याद रहेगा, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स।
जुकाम हो गया है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं इसके डिफिनेशन में। इसका डिफिनेशन बड़ा ही बेहतर है और आसान भी है समझना। परिमेय संख्या क्या है? अगर ये वास्तविक संख्या के दो लड़के हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैं संख्याएं बोलूंगा क्योंकि एक संख्या की तो बात हो नहीं रही है, संख्याओं के समूह की बात हो रही है, तो संख्याएं तो बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए नंबर्स लगा दिए। इंग्लिश या सही है, हिंदी गड़बड़ा गया है। तो परिमेय संख्या है रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या है, इसके डिफिनेशन को सुनना ध्यान से, क्योंकि वे सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि परिमेय भी वास्तविक है, अपरिमेय भी वास्तविक है। तो वास्तविक के बारे में बात करें तो वास्तविक ही लिखूंगा कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। पहले सुनिए फिर मैं समझाता हूं। वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स कहते हैं। वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें रेशनल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या को आपको बताया गया कि वे सभी वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या जो होगी वास्तविक संख्या होगी, और उन वास्तविक संख्या में से जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अब यहां पे गणितज्ञों ने एक झोल कर दिया है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उससे परिमेय संख्या कहेंगे। और वहां पे एक बाउंडेशन है, शर्त ये है कि हर का मान यानी Q इज नॉट इक्वल 0। देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ कि वहां पे देता है कि P बटा Q के रूप में तो लिखा जा सके, फिर उसके बाद कहता है कि बट Q इज नॉट इक्वल 0। यहां पे ये संकेत के रूप में लिखा रहता है, P बाई Q होगा लेकिन Q का मान इज नॉट इक्वल 0। देखिए मुझे नहीं पता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको मुझे बताना है इनके बारे में, ठीक है। तो आपने परिभाषा ये देखा कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि परिमेय संख्या का मतलब यह है केवल कि कोई भी नंबर्स हो उन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके। भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटा हर। अब आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो P बटा Q बोल रहा है वो P बटा Q का मतलब ये नहीं है कि ABCD में का P और Q दिया है, P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन। ये P Q का मतलब ये नहीं ABCD आपको पढ़ाना सिखाया जा रहा है। ये P बाई Q केवल संकेत के रूप में लिखा गया है, वास्तव में ये भिन्न को दर्शा रहा है। थोड़ा आप देखेंगे इसको, P बाई Q का मतलब P बटा Q क्या है? P बटा Q क्या आपको P कोई नंबर से, कोई पार्टिकुलर नंबर, विशेष नंबर दिया कि नहीं P होना चाहिए, P और Q, क्योंकि P फॉर पैरट या P फॉर कुछ भी और Q, तो ये P और Q कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं है। P Q का मतलब केवल है अंश बटा हर, या P Q किसका स्थान वहन कर रहा है? भिन्न का। ये P बाई Q का मतलब होता है अंश बटा हर। तो मैं परिभाषा फिर से बोल रहा हूं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। समझ में आ गया? P बटा Q का मतलब P Q के रूप में, चक्कर में आप लोग ये भूल जाते हैं कि भिन्न की बात करता है। P बटा Q का मतलब अंश बटा हर के रूप में, उन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके। तो कहेंगे कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर, उसी को संकेत में दिखाने के लिए दिखाता है कि देखिए P बटा Q के रूप में होना चाहिए। P कोई संख्या है, Q कोई पूर्णांक है, P Q कोई पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक का अनुपात होना चाहिए, बटा में होना चाहिए। तो वो केवल ये प्रदर्शित करता है कि भिन्न के रूप में होना चाहिए, अंश बटा हर के। और तब अगर अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके तो वहां पे बोल रहा है Q का मान 0 नहीं हो सकता, यानी हर का मान 0 नहीं हो सकता। हर में ही तो Q है ना, है कि नहीं है? तो आपने परिभाषा देखा कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर यानी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके
उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु q का मान 0 नहीं हो सकता, हर का मान 0 नहीं हो सकता। हर का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता, यदि q का मान 0 रख दिया जाए तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित है। जो संख्या अपरिभाषित, वो नंबर्स कहां से हो सकता है? अपरिभाषित कोई संख्या होती है? जो संख्या अपरिभाषित हो वो संख्या है ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर में कभी 0 नहीं हो सकता, किसी भी संख्या के हर में कभी 0 नहीं हो सकता। यदि किसी संख्या के हर में 0 है तो वह संख्या का मान है ये नहीं है, वो अपरिभाषित है, वो ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कहता है कि q इज नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं और अंश में 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब आज तक पता ही नहीं है कि क्या उसका कैसे लगेगा, क्या आंसर फाइनल निकलेगा। ठीक है, अभी तक गणितज्ञों ने इसका उत्तर नहीं दिया है। प्रयास जारी है, हो सकता है कि आने वाले समय में कभी न कभी एक ऐसा गणितज्ञ कोई चमक जाए। हम भी प्रयास करेंगे, देखेंगे काज ने वहीं से मिल जाए। जरूरी नहीं है क्या होगा, किससे मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका अंतिम पॉइंट क्या मिल सकता है, उसका आंसर क्या होगा, तो उसको लगाया नहीं जा सका है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे परिमेय संख्याएं का मतलब होता है कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे हर का मान 0 नहीं हो सकता, यानी q इज नॉट इक्वल 0। तो आप समझ गए कि p और q को एबीसीडी का अक्षर को दिखाने के लिए चेहरा नहीं है कि p ये q मेन है। p q का मतलब केवल क्या है? अंश और हर का अंश और हर को क्या करते हैं? वो प्रदर्शित कर रहे हैं। p बाई q किसको प्रदर्शित करते हैं? अंश और हर को अंश बटा हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके। और q का मतलब q इज नॉट इक्वल 0 का मतलब हर का मान 0 नहीं हो सकता। रीजन, कारण यह है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित है और अपरिभाषित कोई संख्या होती नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं होती तो परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? जो जानवर नहीं है वो गाय भैंस कहां से हो सकता है? वही बात है ना, जब जानवर है ही नहीं तो जानवर में आ ही नहीं सकता। जैसे कह देंगे कि जानवर नहीं है और कह देंगे गाय है, गाय जानवर होता है। समझ आ रहा है? तो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं और 0 से भाग दे देंगे तो संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या कहां से आ गया? जो संख्या ही नहीं हो परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? समझ आ गया? तो आप किसी भी चीज को आप किसी से जोड़ के बता सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा कि जब जो चीज है वो जानवर नहीं है तो उसमें गाय भैंस सुअर भेड़ बकरी कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सब जानवर है और जानवर है ये नहीं, तो उनका इनसे कोई नहीं हो सकता वो। तो जब 0 से भाग देंगे तो कोई संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? इसीलिए कहा गया है कि हर में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देना क्या है? अपरिभाषित है। आई होप आप इस चीज को बहुत ही डीपली समझ चुके होंगे कि ये कथन हमको क्यों दिया जाता है और इस शर्त क्यों रखा जाता है। शर्त इसीलिए रखा जाता है ताकि आप आगे चल के इस नंबर्स के बारे में कोई अलग धारणा न ले लें। तो आपको हर कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अभी हमने देखा कि अगर वास्तविक संख्या पॉजिटिव अगर डिफिनेशन है तो अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक का नेगेटिव डिफिनेशन होगा। वही दशा यहाँ है। परिमेय संख्याओं का आप क्या कीजिए, परिभाषा याद कीजिए, डिफिनेशन अपरिमेय का खुद याद हो जाएगा। आपने यहाँ कहा कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। और जहां पे q का मान इज नॉट इक्वल 0 यानी हर का मान 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वही कह देंगे वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी वे सभी वास्तविक संख्या जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। मैंने बता चुका हूं कि p बटा q का मतलब अंश बटा हर। ये p q कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं है, ये केवल क्या करता है? ये केवल संकेत को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं भिन्न का प्रतिनिधि हूं। p बटा q भिन्न का प्रतिनिधि, मतलब भिन्न को मैं दर्शा रहा हूं। ऊपर p नीचे q यानी ऊपर अंश नीचे हर, तो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। किंतु यहां भी याद रखना कि अगर नहीं भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए कि हम उसको नहीं दिखा सकते कि अंश बटा हर के रूप में p बाई q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, तो p बटा q के रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं तो वहां पे भी तो एक बाउंडेशन होना चाहिए कि भैया नंबर्स है तो वहां भी हर का मान 0 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हर में 0 रख सकते हैं, नहीं, किसी भी नंबर्स के बटा में 0 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 0 से भाग देना अपरिभाषित है। तो दोनों का जो कंडीशन है, शर्त है, वो सेम है कि हर का मान 0 नहीं हो सकता, इसके भी हर का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर्स है और नंबर्स के बटा में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी के बटा में 0 का मतलब अपरिभाषित है। अपरिभाषित नाम की कोई अक्षर संख्या नहीं होती है। तो जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय, और जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय।
परिमेय भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप इतना तक तो समझ चुके ही होंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अब आएंगे हम लोग परिमेय संख्या में। मैं किसी का भी एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं अभी, क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव है जो डिफिनेशन से और उसके क्वालिटीज से। अभी हम मेन केवल चीज को देख रहे हैं। कल हम लोग लिखेंगे तो इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, कौन कौन से नंबर्स इनके एग्जाम्पल में आते हैं, उनको वहां पे समझेंगे, क्योंकि वहां पे ये चीज हमको समझाना नहीं रहेगा, क्योंकि डिफिनेशंस को भी तो क्लियर करना जरूरी है कि ये किस हिसाब से बतिया रहा है डिफिनेशन। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या को देख लेते हैं। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या जो है उसे आप दो प्रकार से ले सकते हो। परिमेय संख्या को सर्वप्रथम सबसे कितना प्रकार से लिया जा सकता है, दो प्रकार से। कैसे? सबसे पहले मैं सबसे पहले कह सकता हूं पूर्णांक की बात कर सकता हूं। एक तो पूर्णांक की बात आ जाएगी परिमेय संख्या में, दूसरा आ जाएगा भिन्न। दूसरा क्या आ जाएगा? भिन्न, फ्रैक्शन, या इसे डेसिमल के रूप में भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि डेसिमल को भिन्न में और भिन्न को डेसिमल में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक, भिन्न या डेसिमल। भिन्न को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, डेसिमल को भिन्न में। तो यहाँ पे भिन्न ही समझना है। मैंने बोला कि परिमेय संख्याओं को हम दो प्रकार समझ सकते हैं, एक पूर्णांक के रूप में, एक भिन्न के रूप में, क्योंकि दोनों परिमेय है। क्योंकि परिमेय का परिभाषा है जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, पी बटा क्यू की। तो सभी पूर्णांक को लिखा जा ही सकता है। सब हम इसके एग्जाम्पल्स को कल देखेंगे, तो इसमें जगह भी नहीं है। और दूसरा भिन्न, तो भिन्न जो होता है वो तो अंश बटा हर के रूप में ही होता है, उसे ही तो भिन्न कहते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं। जितने दशमलव वाली संख्या होती है सबके सब क्या होती है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। और वो भी याद रखना, डेसिमल में दो ही प्रकार के दशमलव वाली संख्या को केवल भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। डेसिमल में तीन प्रकार का डेसिमल होता है, जिसमें से दो प्रकार को तो लिखा जा सकता है परिमेय संख्या में, और एक जो होता है वो अपरिमेय संख्या में चला जाता है। इसके भी बारे में हमको बेहतरीन पढ़ना है, इसके डिफिनेशन को देखना है, इसके एग्जाम्पल्स को देखना है। तो मैंने बोला परिमेय संख्याएं दो प्रकार से देखेंगे, एक पूर्णांक के रूप में, एक भिन्न के रूप में। सबसे पहले पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर नंबर, इंटीजर यहां पे लिख लेंगे, इंटीजर, INTEGER होता है शायद, इंग्लिश आप देख लीजिएगा। इंटीजर पूर्णांक, और भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। तो परिमेय संख्याओं को हम दो प्रकार से देखेंगे, एक पूर्णांक के रूप में, एक भिन्न के रूप में। पूर्णांक के रूप में और भिन्न के रूप में। पूर्णांक का जो संकेत होता है, सांकेतिक रूप, उसको जेड से दिखाया जाता है। याद रखिएगा, पूर्णांक को सांकेतिक रूप जेड से दिखाया जाता है। पूर्णांक का इंग्लिश तो इंटीजर होता है, लेकिन इसे जेड से क्यों दिखाते हैं? हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं तो एन से दिखाते हैं कि नहीं? होल नंबर पूर्णांक संख्या तो WHOLE होल से स्टार्ट होता है तो W से दिखाते हैं। बट यहाँ पे इंटीजर तो I से स्टार्ट होता है, बट जेड से क्यों दिखाया जाता है? आप इसका इतिहास जानते हैं? मैं बताता हूं। इंटीजर शब्द, जो इंटीजर है, इंटीजर यानी पूर्णांक, उसका संकेत जेड क्यों है? इसके पीछे कारण है, ये एक जर्मन शब्द है। जो कैपिटल जेड है, इसे एक जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है। याद रखिएगा, जो एक कैपिटल जेड है ना, ये जर्मन का एक शब्द जेहलीन से लिया गया है, जेहलीन। याद रखिएगा, जर्मन का एक शब्द जेहलीन, यानी जर्मनी शब्द जेहलीन से जेड को लिया गया है। जेहलीन का इंग्लिश होता है ZEHLEN, ZEHLEN, जेहलीन। मैं जेड की बात कर रहा हूं कि पूर्णांक को संकेतक जेड से क्यों दिखाते हैं। देखिए, गणित में आपको हर एक इंटरेस्टिंग चीज को जानना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कभी ऐसा सवाल जान भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, यार ये जेड कैसे हो गया? तो याद रखिएगा,
जो कैपिटल जेड है वह जर्मन के जैलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। जिसका अर्थ क्या है? गिनना। जिसका अर्थ है गिनना। और इसमें जेहेल का अर्थ है संख्या। जेहेल का अर्थ है संख्या, ZEHL। तो याद रखेंगे, पूर्णांक का कैपिटल जेड जो है जर्मनी के जैलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना यानी गणना, और जेहेल का अर्थ है संख्या। जेहेल का अर्थ संख्या है। तो आप याद रखेंगे पूर्णांक में जेड का मतलब क्या है। ये जेड संकेत क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जर्मनी की एक शब्द जैलिन से लिया गया है, जिसका मतलब भी था गिनना या गणना करना। उसमें जेल शब्द जो है उसका मतलब होता है संख्या। तो मैंने आपको जेड से वाकिफ करा दिया कि ये जेड कहां से आया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्णांक को हमने देखा कि इंटीजर बोलेंगे, अब भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर, INTER। इंग्लिश को थोड़ा देखेंगे, आप लोग देख लेंगे। पूर्णांक को कैपिटल जेड से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यह जर्मनी के एक जैलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और उसमें जेहल का अर्थ है संख्या। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम पूर्णांक को 3 भागों में तोड़ेंगे। पूर्णांक को कितने भागों में तोड़ेंगे? 3। तो पूर्णांक का मतलब क्या है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो कह सकते हैं धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब यहां से हम तीर लगाकर आगे यहां से बढ़ जाएंगे यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीर लगा लेता हूँ 3 ठे। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूँ। सबसे पहला क्या आएगा? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, और यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। मेन संख्याओं का विस्तार धन पूर्णांक से। दूसरा आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, अभी बहुत सारे नोट्स लिखने हैं हम लोग को, विशेषताओं को भी लिखना है, बहुत काम है अभी। अभी तो केवल हम लोग छोटा सा एक मोहरा देख रहे हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, इन तीनों नंबर्स के बारे में अलग। धन पूर्णांक जो है या किसी भी संख्या में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, या किसी भी संख्या में जुड़ जाता है। ऋण पूर्णांक या किसी संख्या से घट जाता है। शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक पे प्लस चार्ज होता है, ऋण पूर्णांक पे ऋण चार्ज होता है। यानी धन पूर्णांक वाला किसी से जुड़ सकता है, ऋण पूर्णांक वाला किसी से घट जाएगा। शून्य पूर्णांक पे कोनो चार्ज नहीं होता है, एकदम बैल होता है दूसरा। न तो ये किसी में जुड़ेगा, न तो ये किसी से घटेगा। मतलब ये किसी में जुड़ता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, और किसी में से घटेगा तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। धन पूर्णांक में धन का चार्ज है, तो उतना धन कर सकता है, उतना योग कर सकता है, जोड़ सकता है। धन पूर्णांक वाली नंबर किसी नंबर में जुड़ के क्या कर सकता है? उसकी में वृद्धि कर सकता है। ऋण पूर्णांक वाली नंबर किसी में जुड़ के क्या कर सकती है? उसको घटा सकती है, उसको कम कर सकती है। तो इसका मतलब ये धन पूर्णांक पे धन यानी उसको बढ़ाने का चार्ज है, बढ़ाने की शक्ति है। और ऋण पूर्णांक में किसी को घटाने की शक्ति है, चूस लेगा। और शून्य पूर्णांक के पास कोनो शक्ति नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये ऋण पूर्णांक जो होता है ये क्या? न्यूट्रल है, उदासीन संख्या होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं। तो आपने पूर्णांक को 3 प्रकार का देखा, एक धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगली बार फिर से चार्ट बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे छोटा छोटा लिखकर, इसको पूरा करेंगे। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अब आएगा असली मजा धन पूर्णांक में। धन पूर्णांक में पूरा एकदम भरा हुआ है, क्योंकि अब धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में संख्याओं के विशेषता के आधार पर कई वर्गीकरण है, जिसमें आप जानते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या।
इन सबको पढ़ना है एक साथ में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को समाप्त करते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कि आपको समझ में आ रही है, तौर तरीके ठीक हैं। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स है तो आप जरूर सजेशन करें, क्योंकि आपका सजेशन हमारे आने वाले वीडियोज में बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे केवल ऑनलाइन में न्यू हूँ, नहीं तो एक्सपीरियंस तो है ही। बच्चों के सामने बोलने का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे थोड़ा कैमरा में एक अजीब फीलिंग आती है, अपने को देख के बोलना पड़ जाता है। तो चलो हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।